हेलो दोस्तों, झारखंड टॉप में आपका स्वागत है। ये है झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 4 और इस सीरीज़ में हम झारखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में भी हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो से आपको आगे आने वाले झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल वगैरह, उनमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर आपने इस सीरीज़ के पहले के 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देख लें, उनमें भी मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू डैश के नेता थे। तो यहाँ पूछा गया है कि ये दोनों किस विद्रोह के नेता थे। तो ये दोनों संथाल विद्रोह के नेता थे। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और इस संथाल विद्रोह को संथाल हुल भी कहा जाता है, संथाल हुल भी बोला जाता है। हुल का मतलब होता है विद्रोह। तो क्योंकि इस विद्रोह के समय जो संथाली लोग थे वो विद्रोह करते समय हुल हुल चिल्लाते थे, इसीलिए इस विद्रोह को संथाल हुल कहा गया। तो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू इन दोनों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके अलावा और 2 लोग थे, चांद और भैरव। इन चारों ने मिलकर इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद और भैरव, इन चारों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि सिद्धू मुर्मू को 1855 में ही पकड़ा गया था और इसके बाद इनको 5 दिसंबर 1855 को ही फांसी दे दी गई थी। और इसके बाद चांद और भैरव की अंग्रेजों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। एक जगह है बाराहाइत, इसी जगह पर लड़ते हुए अंग्रेजों की गोली से ये दोनों शहीद हो गए थे। और इसके बाद जो कान्हू मुर्मू थे इसको पकड़ा गया था 1856 में, 1856 में इनको पकड़ा गया था और फिर इनको भी 23 फरवरी 1856 को फांसी दे दी गई थी। और ये जो संथाल विद्रोह है इसके दमन का श्रेय जाता है कैप्टन अलेक्जेंडर को। कैप्टन अलेक्जेंडर को इस विद्रोह का दमनकर्ता माना जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, संथाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। तो करम, सरहुल, तुसु मकर या जावा। तो इनमें से कौन सा त्यौहार जो है वो अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। तो ये है जावा। तो जावा पर्व जो है वो आदिवासी अविवाहित जो लड़कियां होती हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। ये भादो माह में मनाया जाता है, भादो माह में मनाया जाता है। और इसको मनाया जाता है अच्छे वर के लिए। अच्छे वर मतलब कि अच्छा पति मिले, इसके लिए ये अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा जावा त्यौहार मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, जावा। और यहाँ जो ये टुसु मकर लिखा हुआ है इसको टुसु मकर भी बोला जाता है। एक्चुअली ये टुसु ही होता है। तो ये टुसु मकर जो होता है ये सूर्य की पूजा से संबंधित होता है। इसमें सूर्य की पूजा की जाती है और कई जगहों पर इस दिन टुसु मेला भी लगता है। और ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ये टुसु मकर मनाया जाता है। और ये सरहुल की बात करें तो ये जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। इसको चैत्र माह में मनाया जाता है। और ये जो सरहुल है इसको अलग अलग जनजाति में अलग अलग बोला जाता है, मतलब कि इसका अलग अलग नाम है। जैसे कि उरांव में खद्दी बोला जाता है, संताल में बा परब और खड़िया में जाकोर बोला जाता है। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो ये है जावा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 155। आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसकी नियुक्ति जो होती है ये पूछा जाता है हमेशा कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल जो होता है इसको केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी बोला जाता है और इसको राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। यानी कि ये राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। जैसे कि केंद्रीय स्तर पर यानी कि राष्ट्र के स्तर पर जो राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य स्तर पर यानी कि राज्य में राज्यपाल होता है। और राज्यपाल होने के लिए जो उम्र है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा
जो राज्यपाल होगा वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ना ही संसद का या ना ही राज्य विधायिका का, दोनों में से किसी का भी सदन नहीं हो सकता है। और इसके अलावा जो राज्यपाल है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक पुल का काम करता है, मतलब कि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो यह है अनुच्छेद 155। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो ये थी जोबा मांझी। ये अभी भी मंत्री हैं, ये अभी मनोहरपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से विधायक हैं, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से, और इनको मंत्री पद भी दिया गया है। ये मंत्री हैं महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा मंत्री हैं, महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा मंत्री। तो यही जोबा मांझी झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोबा मांझी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी दिया गया था? तो तिलका मांझी के बारे में आप सभी जानते होंगे, इन्हें 1785 में फांसी दिया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि उन्हें कहाँ फांसी दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, भागलपुर। इन्हें भागलपुर में फांसी दिया गया था। और तिलका मांझी का जो आंदोलन है ये हुआ था 1784-85 में, इसी बीच इनका आंदोलन हुआ था। और इन्होंने अपने आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी वनचरीजोर नामक स्थान से। वनचरीजोर, ये पूछा जाता है कि इन्होंने अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो ये है वनचरीजोर। और इनसे रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, 13 जनवरी 1784 ये वो दिन है जिस दिन तिलका मांझी ने एक अंग्रेज अधिकारी, वो अंग्रेज अधिकारी था क्लीवलैंड की तीर मारकर हत्या कर दी थी। ये ताड़ के पेड़ पर एक रास्ते के किनारे छिपकर बैठे हुए थे और वहाँ पर गुजरते हुए जो अंग्रेज अधिकारी थे क्लीवलैंड, उसकी इन्होंने तीर मारकर हत्या कर दी थी। तो ये डेट और ये क्लीवलैंड, ये आपको याद रखना है कि इस दिन तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की तीर मारकर हत्या कर दी थी। और इसके अलावा इनका जो आंदोलन था उसमें इन्होंने साल पत्ता का इस्तेमाल किया था। साल पत्ता का इस्तेमाल क्यों किया था? संदेश पहुंचाने के लिए, अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार करने और संदेश पहुंचाने के लिए इन्होंने साल पत्ता का इस्तेमाल किया था। और इसके अलावा इनको 1785 में फांसी दे दी गई थी। फांसी दी गई थी एक बरगद के पेड़ में, जो बरगद का जो पेड़ होता है उस पेड़ पर इनको फांसी दी गई थी। और जहाँ इनको फांसी दी गई थी उस जगह को आज भी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। बाबा तिलका मांझी चौक। तो जहां इनको फांसी दी गई थी उस जगह को आज भी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भागलपुर। भागलपुर में इनको फांसी दी गई थी। तो यहाँ उप राजधानी पूछा गया है। तो आप सभी को पता है झारखंड की जो राजधानी है वो तो रांची है। तो यहाँ उप राजधानी जो पूछा गया है वो है दुमका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुमका। और दुमका की बात करें तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जगह है मालूटी। मालूटी जो है इसको बोला जाता है मंदिरों का गांव, मंदिरों का गांव बोला जाता है, ये दुमका में है। और इसके अलावा इस मालूटी को गुप्त काशी भी कहा जाता है, गुप्त काशी। गुप्त काशी इस मालूटी शहर का पुराना नाम है। और इसके अलावा आपको दुमका में मसांजोर डैम देखने को मिलेगा, मसांजोर डैम। और इसके अलावा दुमका में एक मेला लगता है जो काफ़ी फेमस है, हिजला मेला। तो इस क्वेश्चन में उप राजधानी जो है वो है दुमका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यहाँ क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा जिला झारखंड का कौन सा है। तो यह है पश्चिमी सिंहभूम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। और इसका जो मुख्यालय है वो है चाईबासा। चाईबासा इस जिले का मुख्यालय है। और इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र भी है। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। और ये जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है इसको बोला जाता है सारंडा। सारंडा जंगल इसका नाम है, सारंडा। आपने जंगल का नाम सुना होगा। और इसको 700 पहाड़ियों का घर भी बोला जाता है, 700 पहाड़ियों का घर।
और उसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। और इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट चीज है, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, सर्वाधिक लिंग अनुपात। मतलब कि यहाँ पर 1000 पुरुषों के मुकाबले यहाँ पर 1005 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और पूरे झारखंड के लिंग अनुपात की बात करें तो यह है 948 महिलाएं 1000 पुरुषों के मुकाबले। तो इस तरह पश्चिमी सिंहभूम जो है वो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। और इसके अलावा अगर हम सबसे छोटा जिला की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो वो है रामगढ़। रामगढ़ जो है सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जिला पूछा गया था क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो मान्यता प्राप्त जनजातियां कितनी है झारखंड में? 32 है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। और यहाँ पर 8 आदिम जनजातियां हैं, 8 जो है आदिम जनजातियां हैं। इन 8 आदिम जनजातियों में है माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, असुर, बिरजिया, परहिया, बिरहोर, कोरवा और सबर। तो ये अभी जितने नाम मैंने बताए वो 8 आदिम जनजातियां हैं। तो आपको झारखंड की सभी जनजातियों के बारे में पता होना चाहिए, उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया था कि मान्यता प्राप्त कितनी जनजातियां हैं, तो वह है 32। आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान डैश है? तो यहाँ स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान पूछा गया है। तो इसका उद्गम स्थान जो है वो है छोटानागपुर का फटार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। छोटानागपुर के फटार से ये स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। और उसमें भी जगह है, रांची में एक जगह है नगड़ी। नगड़ी जो गांव है जो रांची में है, यहाँ से ये नदी निकलती है। और स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो ये दक्षिणवर्ती नदी है, यानी कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। और इसका जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी। ये सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और स्वर्ण रेखा नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 470 किलोमीटर। तो लगभग ये 470 किलोमीटर लंबी है। और इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें है खोकरो, कांची, खरकई, राड़ू, संजय और जुमारू। ये स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां हैं। और इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी में हुंड्रू फॉल है। हुंड्रू फॉल, हुंड्रू फॉल जो है वो इसी स्वर्ण रेखा नदी पर है। और इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी के बारे में कहा जाता है कि इस नदी की जो रेत है उस रेत में सोने का अंश पाया जाता है। जो गोल्ड है, सोना, उसका अंश पाया जाता है इस नदी की रेत में। तो इस क्वेश्चन में स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान पूछा गया था। तो इस ऑप्शन के अनुसार वो है छोटानागपुर पटार। और उसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि ये रांची के नगड़ी से निकलती है। और ये झारखंड की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक ये है कि ये बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, छोटानागपुर का पटार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो सबसे ठंडा स्थान झारखंड में है नेतरहाट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेतरहाट जो है ये लातेहार जिले में है। और नेतरहाट को छोटानागपुर की रानी भी कहा जाता है। छोटानागपुर की रानी कहा जाता है नेतरहाट को। और इसके अलावा छोटानागपुर को पहाड़ियों की मलिका भी कहा जाता है। पहाड़ियों की मलिका, तो इन दोनों नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। और नेतरहाट की बात करें तो नेतरहाट में झारखंड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो नेतरहाट में होती है, सबसे ज़्यादा बारिश। तो सबसे ठंडा स्थान पूछा गया था, ये है नेतरहाट। और अगर सबसे गर्म स्थान पूछा जाए तो सबसे गर्म स्थान है जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है वो झारखंड का सबसे गर्म स्थान है। तो इस क्वेश्चन में सबसे ठंडा पूछा गया था, तो ये है नेतरहाट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो ये ततलोई जो है
ये गर्म जलकुंड है, यानी कि हॉट स्प्रिंग। तो ये दुमका में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दुमका। और ये ततलोई जो है ये भुरभुरी नदी पर स्थित है, भुरभुरी नदी। और इसके अलावा दुमका में और भी बहुत सारे गर्म जलकुंड हैं, जैसे कि इनमें है रानी बहल, झुमका, तपात पानी, झरिया पानी, बड़ा झरना और नूनबिल। तो ये सभी जो है ये गर्म जलकुंड है और ये सभी आपको दुमका में देखने को मिलते हैं। तो ये जो ततलोई पूछा गया है ये भी दुमका में ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है? तो रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक है ये पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो इसका आंसर होगा मुंडा जनजाति। तो रांची जिले में सबसे ज़्यादा मुंडा जनजाति पाई जाती है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। और ये मुंडा जनजाति की बात करें तो ये तीसरी बड़ी जनजाति है, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। पहले स्थान पर है संथाली, दूसरे पर है उरांव, तीसरे स्थान पर आती है मुंडा और चौथे स्थान पर है हो। तो मुंडा की बात करेंगे, ये है तीसरी बड़ी जनजाति। और मुंडा शब्द का अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है विशिष्ट व्यक्ति। और मुंडा जो है वो गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है, गांव का राजनीतिक प्रमुख। और अगर मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रमुख की बात करें तो धार्मिक प्रमुख जो होता है उसको पाहन बोला जाता है। तो यहाँ पूछा गया था कि रांची जिले में सबसे अधिक कौन सी जनजाति है, तो वह है मुंडा जनजाति। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संथाल जनजाति कौन सा कार्य करती है? तो यह संथाल जनजाति के बारे में पूछा गया है कि ये कौन सा मुख्य कार्य करती है। तो संथाल जनजाति जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जनसंख्या के आधार पर ये पहले नंबर पर आते हैं और ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो इनका जो मुख्य कार्य है या जिसकी वजह से इन्हें जाना जाता है वो है चित्रकारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। और चित्रकारी में भी बात करें तो इनकी एक अलग ही एक प्रसिद्ध चित्रकारी है जिसको कि कोम्बकट चित्रकला बोला जाता है, कोम्बकट चित्रकला। ये कोम्बकट एक इंग्लिश वर्ड है, कोम्बकट। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो कोम्बकट पेंटिंग है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये संथाली लोगों के द्वारा किया जाता है। और इस पेंटिंग में कई तरह का बर्तनों का चित्र बनाया जाता है, बर्तनों की पेंटिंग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रकारी। संथाली जनजाति चित्रकारी का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमर नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः किया जाता है। तो झूमर नृत्य कब किया जाता है? ये किया जाता है फसल कटाई के अवसर पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। तो फसल कटाई के अवसर पर ये झूमर नृत्य किया जाता है। और इसके अलावा विवाह में भी ये नृत्य किया जाता है और इसके अलावा अन्य त्योहारों में भी इसका प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन मुख्यतः जो ये नृत्य है ये फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। और ये जो झूमर नृत्य है इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे कि करिया झूमर। करिया झूमर भी एक प्रकार है झूमर नृत्य का ही। और उसके अलावा है उद उआ, उद उआ भी झूमर का ही एक प्रकार है। और इसके अलावा है रस किर्रा नृत्य। रस किर्रा जो नृत्य है वो भी झूमर का ही एक प्रकार है। और इसके अलावा पहिल सांझा नृत्य, पहिल सांझा नृत्य। और इसके अलावा है अधरतिया, अधरतिया नृत्य भी झूमर का ही एक प्रकार है। और उसके अलावा है भिनसरिया, भिनसरिया भी झूमर का ही एक प्रकार है। तो ये सभी जो है वो झूमर नृत्य की ही प्रकार है। तो ये सभी भी आपको पता होना चाहिए। और झूमर नृत्य जो है वो घेरा बनाकर समूह में नृत्य किया जाता है, इस तरह का घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि झूमर नृत्य का मुख्यतः प्रदर्शन कब किया जाता है, तो ये किया जाता है फसल कटाई के अवसर पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जनजातीय आंदोलनों को उनके नेतृत्वकर्ता के साथ सुमेलित करें। मतलब यहाँ एक और आंदोलन दिए गए हैं और दूसरे ओर उनके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं, तो आपको सही मेल करना है।
तो देखते हैं, ढाल विद्रोह जो है वो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में किया गया था, तो ये सही है। चुआर विद्रोह ये श्यामगंजम, तो ये भी सही है। चेरो विद्रोह ये चित्रजीत राय, ये भी सही है। और भोक्ता विद्रोह ये भी सही है, जयनाथ सिंह। तो सभी मेल सही हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर है 1 2 3 4, तो पहला ही ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और सभी विद्रोह के बारे में आपको बता दूं कि ढाल विद्रोह जो हुआ था जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में, ये हुआ था 1767 से 1777 तक। और चुआर विद्रोह हुआ था 1769 से 1805 तक, ये अलग अलग चरणों में हुआ था। और चेरो विद्रोह हुआ था 1770 से 1819 के बीच। और भोक्ता विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1770 से 1771 के बीच। तो इस क्वेश्चन में पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र डैश की सहायता से बनाया गया था। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1964 में हुई थी। और यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ था 1974 में। तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और 1974 में उत्पादन शुरू हुआ था इस बोकारो इस्पात संयंत्र से। और इसको सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। कहीं कहीं पर आपको रूस भी मिलेगा, तो ये भी सही है, क्योंकि उस समय ये यूएसएसआर था, उसके बाद ये डिवाइड हो गया था। तो अगर ऑप्शन में सोवियत संघ या रूस हो तो आप इन्हीं दोनों में से किसी एक को टिक करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे। तो यहाँ छोटानागपुर कैथोलिक सभा जो है इसका प्रथम महासचिव पूछा गया है। तो इसके प्रथम महासचिव थे इग्नेस बेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसके अलावा छोटानागपुर कैथोलिक सभा के बारे में बता दूं कि ये बनाया गया था 1933 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे बोनीफेस लकड़ा। यहाँ जो नाम ये आप देख रहे हैं बोनीफेस लकड़ा, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और महासचिव थे इग्नेस बेक। और ये जो छोटानागपुर कैथोलिक सभा है इसकी स्थापना की गई थी आर्च बिशप शेवरिन की प्रेरणा से। आर्च बिशप शेवरिन, तो इसकी प्रेरणा से ये छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ प्रथम सचिव पूछा गया था, वो थे इग्नेस बेक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला क्या है। तो महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें तो आप सभी जानते ही होंगे, ये क्रिकेटर हैं और ये झारखंड से हैं। तो अभी ये प्रेजेंटली तो रांची में है, इनका घर रांची में है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि इनका पैतृक जिला क्या है, मतलब इनके पिता कहाँ से थे। तो ये अल्मोड़ा से थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इनके पिता जो हैं अल्मोड़ा से थे और लगभग 1970s में वो रांची आए थे। और महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो 2007 में इनको इंडिया टीम का कैप्टन बनाया गया था क्रिकेट का। और इसके अलावा 2007 में ही इनको झारखंड रत्न भी दिया गया था, झारखंड रत्न दिया गया था। और 2008 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न। और इसके अलावा 2009 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री 2009 में। और 2018 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। तो ये सभी चीजें आपको महेंद्र सिंह धोनी के बारे में पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। उनके पिता जो हैं अल्मोड़ा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती हैं। तो यहाँ खड़िया जनजाति के बारे में पूछा गया है। तो खड़िया जनजाति जो है इनको खड़खड़िया डोने के कारण इनको खड़िया जनजाति कहा गया। खड़खड़िया, ये खड़खड़िया ये पालकी होती है। पालकी आप सभी समझते होंगे, उसमें एक व्यक्ति जो होता है, एक या दो बैठ कर जाते हैं और पुराने समय में उसको लोगों द्वारा ढोया जाता है। तो खड़िया जनजाति के द्वारा ये ढोने का काम किया जाता था, तो इसीलिए उसको खड़खड़िया जनजाति कहा गया। और ये जो जनजाति है ये 3 भागों में विभाजित है। इसके 3 भाग हैं। इसमें है पहाड़ी खड़िया, पहाड़ी खड़िया, और दूसरे हैं दूध खड़िया, और तीसरे हैं ढेलकी खड़िया। तो ये खड़िया जनजाति इस 3 भाग में विभाजित है। और इसके अलावा खड़िया जनजाति में जो वधु मूल्य होता है,
जो वधु मूल्य होता है उसको बोला जाता है गिनिंगतः, गिनिंगतः। और इनका जो युवा गृह है उसको बोला जाता है गीतियो, इनके युवा गृह को गीतियो बोला जाता है। तो यहाँ पूछा गया था कि इनकी जो पारंपरिक मान्यताएं हैं वो किस जनजाति से मिलती है, तो ये द्रविड़ों से मिलती है। इस ऑप्शन के अनुसार इनकी जो मान्यताएं हैं वो द्रविड़ों से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ढाल विद्रोह कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ये शुरू हुआ था 1767 में और ये चला था 1777 तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 1767 में ये शुरू हुआ था। और ये जो ढाल विद्रोह है ये किया गया था जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ये ढाल विद्रोह किया गया था। और इस ढाल विद्रोह को झारखंड का पहला जनजातीय विद्रोह माना जाता है। और ये जो ढाल विद्रोह हुआ था ये सिंहभूम में हुआ था, सिंहभूम के इलाके में हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा अंग्रेजों का जो घुसना भी शुरू हुआ था वो सिंहभूम की तरफ से हुआ था। तो उसी ओर ये पहला विद्रोह हुआ था और इसी ढाल विद्रोह को झारखंड का पहला जनजातीय विद्रोह भी कहा जाता है। और इस ढाल विद्रोह के जो दमनकर्ता थे उनमें थे लेफ्टिनेंट रुक और उनके साथ थे चार्ल्स मॉर्गन। तो इन दोनों को इस ढाल विद्रोह का दमनकर्ता माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1767 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं या मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जोहार।